हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 14 अक्टूबर है और मेरी डेली करंट का तहलका जैसे रोज की तरह प्रतिदिन सुबह 6 बजे आ जाती है। आज भी आपके सामने प्रेजेंट हो चुकी है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हो जाती है। आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो उसमें आने वाले करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। मैं वादा करता हूं आपसे, हर पेपर के अंतर्गत एक दो क्वेश्चन जो आएंगे वे मेरी क्लास से कहीं नहीं जाएंगे। 101% लिख कर ले लो, आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, डेली करंट का तहलका प्रातः सुबह 6 बजे आती है और हिंदी इंग्लिश में दोनों में है, ठीक है। जो भी बच्चा इनसे रिलेटेड, इन संस्थानों से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहा है, इनमें 100% करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवसों की सूची। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और वहीं पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर जयंती। और मैं बता दूं 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 4 अगस्त को, सॉरी अक्टूबर को, और 4 ही अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। ये इंपॉर्टेंट है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस था, 90वीं ये वर्षगांठ बनाई थी हमने, ठीक है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को विश्व राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। मैंने प्रॉपर तरीके से इनको समझाया था आपको। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस से आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक निकल रहा है, क्वेश्चन निकल के आया है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। विश्व गठिया दिवस मैंने आपको कल जिक्र कर दिया था। और 13 को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 14 अक्टूबर जो कि आज के दिन विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे है आज के दिन, ठीक है। आशा करता हूं आज इसको, विश्व मानक दिवस को आप सर्च करोगे गूगल से, किस चीज के लिए, किसके लिए, क्या उद्देश्य होता है, क्यों मनाया जाता है, ये आप सर्च करो इसके बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गैर पारंपरिक आजीविका एनटीएल मतलब कि नॉन ट्रेडिशनल लिवहुड, ठीक है, लिवलीहुड में लड़कियों के कौशल को किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, केंद्र सरकार द्वारा बालिका योजना, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं थोड़ा इससे रिलेटेड जो पॉइंट मैंने लिखे हैं वो आप पढ़ा देता हूँ। महिला और बाल विकास मंत्रालय, जो कि इसकी मंत्री कौन है आपको पता होगी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी। मैं बता दूं कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और इसके साथ साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी में बेटियां बने कुशल की आयोजन किया गया है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लेना या नोट कर लेना। पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा अमित सर जी के टेलीग्राम पर, ठीक है। यह जो थी 11 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, मैंने आपको बताया हुआ है। और इसके अवसर पर ही किशोरियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका पर एक अंतर मंत्रालय सम्मेलन था। इस अवसर पर केंद्रीय महिला मंत्रालय जो बाल विकास जो मंत्री हैं श्रीमती ईरानी जी, वे मुख्य अतिथि रही। उन्होंने घोषणा भी करी कि नवंबर माह से सभी राज्यों के बाल आश्रय गृहों में कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू किया दिया जाएगा। और कहा है कि देश में 7,000 बाल आश्रय गृहों में रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू करने जाएंगे, ताकि वहां रहने वाले बच्चे आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है। श्रीमती ईरानी ने इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संचालन नियमावली को भी अनावरण किया, ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहां पर और किसकी मंत्रालय के द्वारा ये सभी चीजें हुई, कौन सी योजना के अंतर्गत हुई, ये क्वेश्चन निकल के आपके सामने आ सकते हैं इन फ्यूचर एग्जाम के अंतर्गत। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपोर्टेंट है। अनंत नारायण गोपाल कृष्ण ने किस संगठन के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एडीबी, आईसीआईसीआई, वर्ल्ड बैंक या सेबी। तो सेबी इज द राइट आंसर हो जाता है। ये सेबी के हैं, ये नीचे स्टिकर ये गलत लग गया है यहाँ पर, ठीक है, इसको रफ कर देना, ठीक है, मैं हटा दूंगा। तो मैं बता दूं, उन्हें 3 साल के लिए प्रारंभिक अवधि के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने सेबी में चौथे पूर्णकालिक सदस्य, जो पहले 3 है उनकी भी मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा अपने भाइयों को, ठीक है। चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभालने की कमान संभाली है, मतलब दी गई है। यह पद नवंबर 2021 से खाली था। वे एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च एसोसिएट प्रोफेसर थे, जो पूर्व में थे, ठीक है। उन्होंने स्टैंडर्ड चार्ट बैंक या ड्यूस बैंक, सिटी बैंक के साथ काम किया है और ये निम्नलिखित इसके विभाग दिए गए हैं जो आपके सामने हैं। थोड़ा मैं बता दूं, सेबी जो है इसके 3 अन्य पूर्णकालिक सदस्य थे, वो कौन कौन से हैं। भारतीय स्टेट बैंक के
पूर्व एमडी अश्विनी भाटिया भी सेबी के पूर्णकालिक सदस्य रह चुके हैं। अन्य 2 पूर्णकालिक सदस्य हैं अनंत बरुआ जी और एस के मोहंती जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन तीनों या चारों को आपसे के सामने रख सकता है ऑप्शन में। ठीक है, कि इनमें से है या नहीं, रिलेट करके क्रम वाइज सजाइए, इस प्रकार से भी हो सकता है। वो सभी चीजें मैंने लिख दी हैं। ठीक है, भारतीय प्रतिभूत और विनियमन बोर्ड, जो इसको इंग्लिश में बताऊं मैं आपको अपने भाइयों को, जो कंफ्यूजन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी है। यह सेबी की स्थापना 1988 में आती है और इसका एक्ट जो संवैधानिक दर्जा मिला था 1992 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक है और इसका उद्देश्य है प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इनकी माधवीपुरी दूब सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सभी चीजें आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दी हैं स्लाइड के अंतर्गत, हर क्वेश्चन के पॉइंट वाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियन शॉटगन में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो हमारा भारत जो है 5वें स्थान पर रहा है। डी इज द राइट आंसर हो जाता है। मैं बता दूं, आईएसएसएफ विश्व चैंपियन शॉटगन 19 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक क्रोएशिया के ओसोजिक में हुआ। और आईएसएसएफ जो है यह विश्व चैंपियन अब राइफल और पिस्टल पनडाव के लिए काहिरा मिस्र में स्थानांतरित हो गई है फिलहाल। ठीक है, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, यूएस ने शीर्ष 3 स्थान प्राप्त किए। वहीं पर चौथे स्थान पर चीन रहा और 5वें स्थान पर अपना भारत रहा। ये सभी चीजें दे रख, पदक की तालिका दे रखी है मैंने, कौन किस किस स्थान पर रहा है, किस किस को कौन सा पदक मिला है। ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में है और यह राइफल पिस्टल शॉटगन विश्व पर ओलंपिक शूटिंग स्पर्धा को शासी निकाय होता है। ठीक है, आपके सामने सब चीज रख दी है मैंने, कहाँ पर हो रहा है ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आईएसएसएफ की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इंपोर्टेंट, भारत कौन से स्थान पर रहा है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर क्रमवाइज मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन निकल के आते हैं, अपने दिमाग से कुछ सोच सकते हो कहां से किस प्रकार से क्वेश्चन निकल सकता है, किस पॉइंट से निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय किस सेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। आपको पता होनी चाहिए प्रस्थान। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन में डाल सकता है। भारतीय नौसेना ने, आर्मी या एयरफोर्स या नन। तो इसका राइट आंसर होता है भारतीय नौसेना। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर समुद्र के किनारे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पॉइंट मैं बता दूं। पूर्व नौसेना कमान ने कीकानाडा के से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र ओडीए में, मतलब अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया। भारतीय नौसेना ने अभ्यास का समन्वय किया। ठीक है, तेल हो, गैस ऑपरेटर हो, राज्य समुद्री पुलिस हो, मत्स्य विभाग, भारतीय तटरक्षक बल आदि सहित समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत हितधारकों ने इस अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है और ये अभ्यास हर 6 महीने में किया जाता है। प्रस्थान अभ्यास का पिछला संस्करण जो हुआ था 23 मार्च 2022 को हुआ था। पश्चिमी नौसेना की कमान मुंबई के ओडीए में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये किस रिलेटेड है, ऐसा आपसे क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, कहां पर हुआ था, ठीक है, साल में कितनी बार करते हैं, ठीक है, कब करते हैं, ऐसे क्वेश्चन उठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में वाड़ा एथलेटिक जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का शुभारंभ किया है। लक्षद्वीप, नई दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है नई दिल्ली के अंतर्गत इस वाड़ा एथलेटिक जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का आयोजन किया। किसके द्वारा, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। मैं थोड़ा बता दूं, यह तीसरा वाड़ा एबीपी संगोष्ठी है और इसकी मेजबानी भारत पहली बार कर रहा है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यहाँ नोट कर लेना। इसका आयोजन 12, 13, 14 मतलब आज खत्म हो जाएगा और इसका आयोजन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने पोषण की खुराक का प्रशिक्षण करने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के साथ सहयोग किया है। मैं बता दूं, पहला वाड़ा एबीपी संगोष्ठी 2015 में दोहा में कतर में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस आयोजन में 56 देश और 200 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं फिलहाल, आपको पता होगी। ठीक है, और भारत पहली बार इसका मतलब कि आयोजन कर रहा है या फिर पहली बार इसको संभाल रहा है या फिर पहली बार इसको मेजबानी कर रहा है अपना भारत। ठीक है, तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है और सभी चीजें मैंने आपको बता दी। वही चुनौती, कोई भी अगर कोई भी सफलता प्राप्त करनी हो तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उनके कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, किस किस चीज के यहाँ पर कौन कौन से विषय, जैसे मैंने लिखा है कि संगोष्ठी में चर्चा का मुख्य विषय हालिया रुझान, एडीपी की सफलताओं को चुनौतियों और स्टेरॉइड मॉडल की प्रोवाइड करने के लिए कार्य का प्रबंधन करना आदि होंगे। ठीक है, इसके मेन जो विषय होंगे।
ठीक है, इसके एबीपी संगोष्ठी के। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट थी और जो मैंने डिस्कस करी है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस तरकस ने आईबी समर अभ्यास के 7वें संस्करण में भाग लिया। यह अभ्यास किस देश में हो रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लेना। ठीक है, स्विट्जरलैंड, रशिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है। साउथ अफ्रीका के अंतर्गत आईबी समर अभ्यास चल रहा है जो कि 7वें संस्करण के रूप में। आइए मैं थोड़ा बता दूं, आईएनएस तरकस दक्षिण अफ्रीका में पोर्ट ग्रीकिया, जिसको पोर्ट एलिजाबेथ के नाम से भी जाना जाता है, पहुंचा और आईबी समर में भाग लिया। आईबी समर भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका नौसेना के संयुक्त अभ्यास 10-12 मतलब 10 को 11 को 12 को 3 दिन को आयोजित किया गया था। यह जो गै क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तारकस, एक चेतक हेलीकॉप्टर, मरीन कमांडो फोर्स का कर्मियों ने भारतीय पक्ष प्रतिनिधित्व किए। यह समुद्री, ये जो संयुक्त समुद्री अभ्यास है समुद्री सुरक्षा के लिए और संयुक्त प्रशिक्षण के लिए, अंतर संचालनीयता की मजबूती करने के लिए, यह आम समुद्री खतरों को हल करने के लिए मदद करेगा। आईबी समर का पिछला संस्करण जो हुआ था 2018 में सिमंस टाउन दक्षिण अफ्रीका में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, अपना भारत से किया गया आईएनएस तरकस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आईबी समर कहाँ पर होता है, इसमें अपना भारत का क्या गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन उठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कौन से स्थापना दिवस समारोह भाग लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। आपको बताना है इससे पहले पद पर यह किस राज्य के उपराज्यपाल रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, 21वें, 29वें, 24वें, 20वें या फिर 29 में, मतलब 29वें ये स्थापना दिवस के समारोह में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत हुए, नेशनल ह्यूमन राइट, जिसको एनएचआर कहा जाता है। ठीक है, नई दिल्ली के अंतर्गत आयोजित किया गया और इन्होंने भाग लिया। धनखड़ ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार, या हमारे उपराष्ट्रपति जी ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समाज में जागरूकता, मानव अधिकार साक्षरता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले 4 वर्ष से राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों में वैश्विक गठबंधन के साथ मान्यता अपनी स्थिति बनाए रखी है। ठीक है, और एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा है कि आयोग ने मानवाधिकार और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा है। एनएचआरसी जो कि इसकी स्थापना 1993 में हुई और यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। इसके एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं और इसमें 7 पदेन सदस्य होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये संगठन। ठीक है, आपको याद करना ये आयोग, सॉरी। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ये क्वेश्चन उठ सकता है। मानव अधिकार एक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा इस समय वर्तमान में, प्रेजेंट में इसके एनएचआरसी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी एंड वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर से जुड़ा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। फिलहाल बिजली विद्युत मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ पावर जुड़ा है इससे। आइए मैं थोड़ा जिक्र कर दूं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रिड के साथ गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत को एकत्रित करने के लिए चालू वर्ष में 66.5 गीगावाट क्षमता के साथ अक्षय ऊर्जा संबंधित के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की। यह उत्पादन में परिवर्तनशील को दूर करने के लिए 13 आरआई प्रबंधक, मतलब आरईएमसी में स्थापित करेगा और 2026-27 तक 52 गीगावाट संभावित आरईजेड, जिसको रेन्यूएबल एनर्जी जोन कहा जा रहा है, वो एकीकृत करने के लिए एक परिपोषी प्रणाली की योजना बनाई जा रही है। बिजली मंत्री ने कहा है कि वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी और वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों को जानकारी यह प्रॉपर तरीके से बिजली मंत्री ने दी है। आपको बताना है बिजली मंत्री कौन है फिलहाल, इन कमेंट करके। ठीक है, जो सर्च मारोगे प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में फीड हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। द ट्रैपिंग जोन के साक्ष्य किस देश में खोजे गए हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये निशान लगा लेना। ठीक मेरे भाइयों, ठीक। ट्रैपिंग जोन के सिस्टम तो लक्षद्वीप, पुर्तगाल, इजराइल, मालदीव। मालदीव के अंतर्गत ट्रैपिंग जोन के साक्ष्य मिले हैं। मैं थोड़ा बता दूं, मैकेटन मालदीव मिशन के वैज्ञानिकों ने
द ट्रैपिंग जोन के सबूत खोजे हैं और इसे सतह से 500 मीटर नीचे समुद्र जीवन में नखलिस्तान के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, ये जो अभी मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था ना, द ट्रैपिक जोन, ये है क्या चीज? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है को आप गूगल सर्च मारोगे ना तो प्रॉपर पूरा बायोडाटा आ जाएगा। आप थोड़ा सा रिवीजन करोगे तो क्या क्या चीजें मिली हैं समुद्र के अंतर्गत, ये सर्च करना, आप क्वेश्चन क्लियर और जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे प्रॉपर तरीके से वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पीएम डिवाइन स्कीम जो है, योजना जो है, हाल ही में खबरों में रही है, किस क्षेत्र के विकास का उद्देश्य से संबंधित है? पूर्व पश्चिमी क्षेत्र के, उत्तरी पूर्व, उत्तरी दक्षिण क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी। तो ये है आपका उत्तरी पूर्व क्षेत्रों से संबंधित। ठीक है, पीएम डिवाइन स्कीम मैं थोड़ा बता दूं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व उत्तर में भौतिक सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास करने के लिए 6600 करोड़, मतलब कुल मिलाकर के 6600 करोड़, 6.5 के लगभग है, तो रुपए में योजना सहित 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी। और 22-23 तक है, 25-26 तक, 22-23 से लेकर के 25-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, पीएम डिवाइन की फुल फॉर्म है, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, को लागू किया जाएगा। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इस उत्तर पूर्व के क्षेत्र को विकास मंत्रालय में दोबारा प्रकाशित किया जाएगा। DONER की फुल फॉर्म में बता दूं, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है मेरे भाई, तो सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी और आशा करता हूं आज की क्लास भी इतनी अच्छी रही होगी जैसे रोज मैं करवाता हूं अपने भाइयों को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी और आज का सेशन और क्लास और हर करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको लगा होगा, विद पॉइंट के साथ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। इसी के साथ नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।